नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है अंटार्कटिका का थ्वाइट्स ग्लेशियर, जिसको हम डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। और अभी हाल ही में देखें तो फरवरी माह में स्वीडन के गोथेनबर्ग के कुछ शोधकर्ता और वैज्ञानिकों ने थ्वाइट्स ग्लेशियर का अध्ययन किया है और इस अध्ययन के बहुत सारे निष्कर्ष निकले हैं। और उसी कारण से क्या है कि ये थ्वाइट्स ग्लेशियर न्यूज़ में बना हुआ है, चर्चाओं में बना हुआ है। तो आज इसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि आखिर ये अध्ययन, ये शोध था क्या, इसके कौन से निष्कर्ष निकले, इसकी आवश्यकता क्यों थी और इसके प्रभाव कौन से होने वाले हैं। और इसी के साथ जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है, इसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसको भी देखेंगे। और फिर लास्ट में देख लेंगे कि आखिर जो स्वीडन है वो उसकी अवस्थिति क्या है, या उससे जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस अलग अलग राज्यों के लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स संचालित कर रहा है, जिसमें जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। तो इन कोर्सों के बारे में विस्तृत में जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो हमने पहले ही बताया कि स्वीडन का जो गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी है उसके जो विभिन्न शोधकर्ता थे तो उनके द्वारा अंटार्कटिका का जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है उसका अध्ययन किया गया। और इस अध्ययन के कारण ही क्या है कि ये जो ग्लेशियर है ये चर्चाओं में बना हुआ है। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इन पहलुओं में सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो अध्ययन किया गया, यानी स्वीडन के गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है उसके संदर्भ में जो स्टडी की गई, आखिर उसके महत्वपूर्ण कंक्लूजन कौन से हैं, निष्कर्ष कौन से हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो शोधकर्ताओं ने ये पाया कि ग्लेशियर के नीचे क्या है कि गर्म जल या अपेक्षाकृत अधिक तापमान वाले जल की जो आपूर्ति है वो लगातार बढ़ रही है। और इसी कारण से क्या है कि ग्लेशियर के पिघलने की जो दर है, जो रेट ऑफ मेल्टिंग है, वो बढ़ रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि अगर पिछले 30 वर्षों के सर्वेक्षण की बात करें, सर्वे की बात करें, तो जो ग्लेशियर के पिघलने की दर है वो पहले की अपेक्षा क्या हो चुकी है, वो दोगुनी हो चुकी है, वो डबल हो चुकी है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जो इस निष्कर्ष में दिखता है। इसी के साथ क्या है कि वर्तमान में जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है इसके पिघलने से अगर हम वैश्विक समुद्र जलस्तर की बात करें तो ये माना जा रहा है कि इसमें लगभग 4% की वृद्धि हो सकती है। तो अगर ये वृद्धि हो रही है तो इसके बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। और ये भी एक अनुमान लगाया गया है कि लगभग 200 से लेकर 900 वर्षों तक अगर इसी दर से या इसके इंक्रीजिंग रेट के दर से ये जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है ये पिघलता रहा तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि ये आइस से कन्वर्ट होके वाटर में परिवर्तित हो जाएगा। और इस दौरान क्या होगा कि ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, अर्थात ये समुद्र में समा जाएगा। तो ये क्या थे कि जो ये शोध किया गया था उसके कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष थे। इसी के साथ अगर हम बात करें कि आखिर इस अध्ययन की आवश्यकता क्यों है या क्यों थी, क्यों ये अध्ययन किया गया, तो इसमें अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता के कारण ये जो अध्ययन था या ये जो पूरा क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण है। ये वैज्ञानिकों के लिए कह सकते हैं अध्ययन का केंद्र है। तो ये जो ग्लेशियर क्षेत्र है या ये जो ग्लेशियर था थ्वाइट्स ग्लेशियर, ये क्या है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण वैज्ञानिकों का जो अध्ययन था उसका ये महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। और इसी कारण से इसका अध्ययन किया गया है, इस पर शोध किया गया है। और अगर हम भविष्य की बात करें तो जो वैश्विक समुद्र जलस्तर में जो वृद्धि है इसके लिहाज से देखें, इसके दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये बहुत ही सेंसिबल
क्षेत्र है या संवेदनशील क्षेत्र है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है और इसी कारण से इस ग्लेशियर के अध्ययन की आवश्यकता थी। इसी के साथ क्या है कि अगर पिछले कुछ वर्षों में इसके पिघलने की दर को देखें तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमने पहले ही बात किया है कि अगर पिछले 30 वर्षों का अगर हम आकलन करें, उनमें तुलनात्मक अध्ययन करें तो इस ग्लेशियर के पिघलने की जो दर थी वो पहले की अपेक्षा डबल हो चुकी है, यानी 2 गुनी हो चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों के लिए क्या था कि इसका अध्ययन करना आवश्यक हो गया था और इसी को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन किया गया, इस पर शोध किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो ग्लेशियर है इसके पिघलने के प्रभाव कौन से हो सकते हैं। तो इसके कई प्रभाव हो सकते हैं, वो प्रभाव एक दूसरे से जुड़े भी हो सकते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों की बात करें तो जो सबसे पहला प्रभाव होगा कि यदि ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो इसके आइस का कन्वर्जन वाटर में होगा। अगर ये वाटर में होगा, जल में परिवर्तित होगा, तो जो समुद्र का जल स्तर है वो तेजी से बढ़ेगा और अगर ये तेजी से बढ़ा तो उसके अनेक प्रभाव देखने को मिलेंगे। और एक आंकड़े की माने तो जो समुद्र जल स्तर में इसके पिघलने से क्या है कि लगभग आधे मीटर की यानी लगभग 6 फीट की या 6 फुट कह सकते हैं कि जल स्तर में वृद्धि होगी। इसी के साथ क्या है कि जब ये ग्लेशियर पिघलेगा, दूसरे प्रभाव की बात करें कि यदि जो ये थ्वाइट्स ग्लेशियर है ये मेल्ट हो रहा है, ये पिघल रहा है, तो इसके प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे कि इसके आसपास के जो ग्लेशियर हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे, जिसके भी कई प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ क्या है कि इसके पिघलने से जब समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी तो जो भी द्वीपीय देश हैं वो क्या होंगे कि वो जलमग्न होने लगेंगे और जो तटीय क्षेत्र हैं वो भी क्या होंगे, वो भी जलमग्न हो जाएंगे। और इसका प्रभाव क्या होगा कि बड़े स्तर पे जनधन और इसी के साथ विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उनकी क्षति होगी। और अगर पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से देखें तो इसका प्रभाव जो होगा पारिस्थितिकी और जैव विविधता की हानि के द्वारा हमें देखने को मिलेगा, यानी पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इसके कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ क्या है कि अगर विभिन्न प्रकार के जो आइलैंड हैं, जो द्वीपीय देश हैं या जो तटीय क्षेत्र हैं, जब वो जलमग्न होंगे तो वहाँ निवास करने वाले लोगों को क्या होगा, समस्या होगी और वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि प्रवसन की जो समस्या है वो बड़े ही तेजी से वृद्धि होगी और इस वृद्धि से विभिन्न प्रकार के जो वैश्विक अस्थिरता है, जैसे हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ के लोग उस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो इस कारण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये हमने देख लिया कि ये जो ग्लेशियर है ये यदि इसी दर से मेल्ट होता रहा तो इसके विभिन्न प्रभाव कौन से हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये थ्वाइट्स ग्लेशियर है इसके बारे में कि आखिर ये है कहाँ। तो अगर इसको हम मैप में देखें तो आप जब मैप में अंटार्कटिका में जाएंगे तो वहीं पर उसके पश्चिम भाग में, जैसे ये देखिए, ये क्या है कि आपका पूरा अंटार्कटिका का मैप है, यानी ये पूरा क्या है कि ये पूरा हिमाच्छादित क्षेत्र है और इसी के पश्चिम भाग में कहाँ जाएंगे तो वेस्ट में जब आप जाएंगे तो यहीं पर ये थ्वाइट्स ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि ये थ्वाइट्स ग्लेशियर है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो इसकी डेप्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें कि इसका डेप्थ कितना है तो ये लगभग 120 किलोमीटर है। और अगर इसके हम आकार की बात करें कि इसका साइज कैसा है तो जो यूएसए का फ्लोरिडा है, जो यूएसए का फ्लोरिडा राज्य है, तो ये लगभग क्या है कि उसी के आकार का, उसी के साइज का है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो ग्लेशियर है ये क्या है कि जो अमुंडसेन सी है, यानी जो अमुंडसेन सागर है उसी के समीप अवस्थित है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्या है कि हमने देख लिया कि जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है
उसके बारे में कि आखिर ये कहाँ अवस्थित है। तो ये अंटार्कटिका के पश्चिम भाग में कह सकते हैं अमुंडसेन सी के पास अवस्थित है, जिसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर है। ये आकार में 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला एक ग्लेशियर है, जिसका आकार अगर हम बात करें तो यूएसए के फ्लोरिडा के समान है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर इसके बारे में जो सामान्य परिचय है वो क्या है। इसी में कुछ बातें और हम देख सकते हैं कि जो ग्लेशियर होता है आखिर वो क्या होता है। तो कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर होता है वो क्रिस्टली बर्फ का एक बड़ा हिस्सा होता है, जो सालों भर उसी स्थिति में बना रहता है। और वजन और इसके गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो इसके प्रभाव में क्या है कि ये अपने ढलान के अनुरूप गति करता है। और ये क्या है कि जो विभिन्न क्लाइमेट है या जो जलवायु है उसके बदलने का एक इंडिकेटर है, या कह सकते हैं कि ये उसका एक संकेतक है। और अगर हम अर्थ की बात करें कि पृथ्वी पर जो कुल जल है उसका 2.1% क्या है कि वो ग्लेशियर में है, जबकि जो 97.2 है वो क्या है, वो महासागरों और अंतर्देशीय जो सागर है उनमें समाहित है। और इसी के साथ अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का 91% जो ग्लेशियर है वो अंटार्कटिका में है, और लगभग जो 8% ग्लेशियर है वो कहाँ है, तो वो ग्रीनलैंड में। ये भी महत्वपूर्ण है। और ये विश्व की जो कुल भूमि है, जो कुल एरिया है, उसका लगभग 10% इन्हीं के अंतर्गत समाहित है। तो ये भी आपको जानना चाहिए। और इसी संदर्भ में अगर हम भारत की बात करें यानी इंडिया की, अपने देश की, तो इसरो की माने तो भारत में लगभग 16,000 से भी अधिक ग्लेशियर मौजूद हैं। और इसी के साथ जो इनकी अवस्थिति है वो जो पर्वतीय राज्य है, मूल रूप से क्या है कि जो हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल और जो उत्तराखंड है, और इसी के साथ लद्दाख में ये अवस्थित हैं। और जो देश का या कह सकते हैं जो सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये ग्लेशियर हिमालय और जो काराकोरम क्षेत्र है इसका सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो ये हमने देख लिया कि ये जो ग्लेशियर था। और जो ग्लेशियर होते हैं उनके अगर फॉर्मेशन की हम बात करें, उनके निर्माण स्थिति की बात करें तो ये क्या है कि जब औसत वार्षिक जो तापमान होता है वो अगर हिमांक बिंदु के आसपास होता है तो क्या है कि इस प्रकार के निर्माण की स्थिति बनती है। और अगर जो ग्लेशियर हैं उनके सिग्निफिकेंस की बात करें, उनके महत्व की बात करें तो पृथ्वी पर मीठे जल का यानी जो फ्रेश वाटर है उसका ये एक बड़ा भंडार है। और इसी के साथ नदियों को जो जल प्राप्त होता है उसके दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है, या कह सकते हैं कि नदियों के ये स्रोत हैं। और जो समुद्र का तापमान होता है उसको भी ये स्टेबल रखते हैं, उसको संतुलित रखते हैं। और जो कुछ विभिन्न जलीय जीव है यानी कह सकते हैं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से देखें तो उनके लिए क्या है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, या कह सकते हैं कि जो जलीय जीव हैं उनके शीत पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से इनकी आवश्यकता होती है। तो ये हमने देख लिया। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं स्वीडन के बारे में, क्योंकि ये जो थ्वाइट्स ग्लेशियर था इसका जो अध्ययन हुआ था वो स्वीडन के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। तो इस दृष्टिकोण से स्वीडन के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो हमें होना चाहिए। तो जो स्वीडन है ये कहाँ मिलेगा, तो जो यूरोप महाद्वीप है उसी के ये उत्तर में मिलेगा, यानी ये यूरोप के उत्तर में अवस्थित एक देश है। और इसमें भी क्या है कि ये स्कैंडिनेविया जो प्रायद्वीप है या जो उसके देश है उसी में से ये शामिल है। अगर उन देशों की बात करें तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में 3 देशों को मूल रूप से शामिल किया जाता है, जिसमें स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है। तो इसी के संदर्भ में हम स्वीडन की बात कर लें तो ये स्वीडन है, जिसके पश्चिम में आप जाएंगे तो नॉर्वे देखने को मिलेगा, इसके उत्तर में आएंगे तो डेनमार्क देखने को मिलेगा, पूरब में आएंगे तो फिनलैंड देखने को मिलेगा। इसी के साथ क्या है कि जो स्वीडन है इसकी जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। और स्वीडन की ये राजधानी होने के साथ ही क्या है कि ये वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और अक्सर आप समाचार पत्रों में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन होते रहते हैं, न्यूज में आप पढ़ते होंगे जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन यहीं पर हुआ था। तो इस तरह से क्या है कि ये स्वीडन का एक सामान्य परिचय है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो स्वीडन है यहाँ की जो भाषा है वो स्वीडिश है।
तो इस तरह से हमने देख लिया जो स्वीडन का सामान्य परिचय था, और आज का जो टॉपिक था कि थ्वाइट्स ग्लेशियर और उससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू थे उनकी हमने चर्चा कर ली। तो इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।